हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 का भंडारा करने के बाद अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंच चुके हैं क्या, चैप्टर नंबर 2 पर। किस पर? चैप्टर नंबर 2 पर। जी हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल, क्षारक तथा लवण। क्या कहते हैं लल्ला? अम्ल, क्षारक तथा लवण, अर्थात एसिड, बेसिस एंड साल्ट। आज के इस लेक्चर से हम उस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। सो बच्चों, अम्ल, क्षारक तथा लवण नामक अध्याय के अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं जिसको हम अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में कभी ना कभी इस्तेमाल किए ही होंगे और आज भी करते हैं और आने वाले कल में भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों ने फल फ्रूट्स का सेवन तो जरूर किया होगा। जैसे आप अंगूर खाए हैं, आम खाए हैं, इमली खाए हैं, सेब खाए हैं, संतरे खाए हैं, नींबू के रस को निचोड़कर पिया है कि नहीं पिया है? बिल्कुल पिया है। अगर आप ध्यान से इसको परिलक्षित किए हुए हों तो आप सभी जानते हो बच्चों कि इन जिन पदार्थों का मैंने नाम लिया है इसमें कोई न कोई एसिड, कोई न कोई अम्ल उपस्थित होता ही होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने दूध, दही जैसे पदार्थों का सेवन किया है। बिल्कुल किया है सर, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ बहुत मजेदार चीज बच्चों, आप लोगों ने पानी पूरी, क्या पानी पूरी, जी हाँ, गोलगप्पे तो जरूर खाए होंगे। अगर गोलगप्पे आप खाए हैं बच्चों तो ध्यान से अगर आप महसूस किए हो तो गोलगप्पे का जो पानी होता है, पानी पूरी का जो पानी होता है, उसमें भी एक प्रकार का क्या होता है लल्ला? एसिड होता है। क्या? एसिड होता है, अम्ल होता है। साथ ही साथ आप लोग नहाते धुलते तो जरूर होंगे, नहाते हैं ना? बिल्कुल नहा लिया करो। और नहाने के लिए जिस साबुन का आप इस्तेमाल करते हो, कपड़े धुलने के लिए जिस डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हो, चाहे घड़ी, क्या घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या फिर फेना, क्या फेना ही लेना आदि डिटर्जेंट पाउडर का अगर आप इस्तेमाल करते हो कपड़े धुलने में या नहाने में, तो यह मान लीजिए बच्चों कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं बेसिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड या बेसिक साल्ट जैसे कंपाउंड का इस्तेमाल किया ही किया है। साथ ही साथ कहीं बारात में आप जाते हो, किसी फंक्शन पार्टी में जाते हो, वहां पर दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर रसगुल्ला बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है? पेट में जलन, क्या पेट में जलन और दर्द अर्थात एसिडिटी क्या होती है? बढ़ जाती है और आपको तकलीफ होने लगता है। तब तक पेट की जलन को और दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्या इनो करे 6 सेकंड में काम तमाम। इन पदार्थ का आप लोग क्या करते हैं बच्चों? आप लोग इस्तेमाल करते हो। इनो हो, सोडा रिच हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, यह पेट को एसिडिटी के कम करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा यह कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में क्लैरिफाई होने वाली हैं बच्चों। अब तक तो आप सभी ने यह अनुमान लगा ही लिया होगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हमें कितना आनंद आने वाला है, कितना मजा आने वाला है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम अम्ल जो है, सबसे पहले अम्ल को पढ़ेंगे। अम्ल क्या है, अम्ल का सामान्य गुणधर्म क्या है और अम्लों का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। उसके बाद बेस और उसके बाद फिर साल्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे बच्चों? पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्या है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लगाइए आप लोग मेरे साथ, अम्ल जिसको एसिड कहते हैं। अम्ल अर्थात एसिड क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण साइंटिस्टों ने अपने योगदान दिए। पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम आर्हेनियस कहते हैं। क्या? आर्हेनियस ने अपने आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है उसको डिफाइन किया। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, कौन? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी 2 साइंटिस्ट ने मिल करके इसको किस तरह से डिफाइन किया उसको देखते हैं बच्चों। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर या जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन अर्थात H+ आयन देते हैं, प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल कहते हैं। ठीक है, सो इस चीज को मैं दिखता हूं।
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, आर्हेनियस। सबसे पहले आर्हेनियस साहब ने अपने आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है उस चीज को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, क्या, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, किसमें बच्चों, जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन, क्या, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन या हाइड्रोजन धन आयन क्या करते हैं बच्चों, देते हैं। उन सभी पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं बच्चों क्या है, इनके बहुत सारे उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पहला हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही जल में डिसॉल्व किया, क्या, उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को अम्ल में, पानी में जब घोला तो उन्होंने देखा कि H+ आयन, दो आयन प्राप्त होते हैं, H+ आयन एंड Cl- आयन, ठीक है, हाइड्रोजन धन आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक अलग एसिड लिया HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल को जल में घोला गया तो वहां पर भी देखा गया कि H+, क्या, H+ हाइड्रोजन के धन आयन तथा NO3- नाइट्रेट आयन प्राप्त हुआ, क्या, हाइड्रोजन धन आयन और नाइट्रेट आयन प्राप्त हुआ। अन्य कोई एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COOH, यही वो एसिड है बच्चों जो सिरके में पाया जाता है, किसमें, सिरके में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसका IUPAC नाम होता है क्या, एथेनोइक अम्ल। क्लियर। जब इसको जल में डिसॉल्व किया जाता है तो H+ यानी हाइड्रोजन का धन आयन और CH3COO-, क्या, यहां से ये H+ निकलता है और CH3COO ये परमाणुओं का आयनिक समूह अलग होता है और इसे हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एसीटेट आयन कहते हैं। अन्य कोई एसिड मान लिया जाए H2SO4 ले लिया आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल जिसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, ठीक है। यह जो आयनित होता है तो H+, क्या, हाइड्रोजन धन आयन एंड SO4- यानी सल्फेट आयन के रूप में डिसॉल्व होता है या घुलता है। आप यहां देख सकते हैं कि ये ऐसे पदार्थ हैं, क्या, ये ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जो जल में घुलकर, किसमें, H2O जल में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर क्या होते हैं बच्चों, H+ आयन क्या देते हैं, H+ आयन, हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। अर्थात ये सभी पदार्थ क्या हैं, अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, किसके सिद्धांत के अनुसार, तो जवाब है आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार। बोलो बात समझ में आया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऐसे तमाम आप लिख सकते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल लिख सकते हैं, कार्बोनिक अम्ल लिख सकते हैं, लैक्टिक अम्ल, जी हाँ, जो दूध दही में पाया जाता है कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल लिख सकते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल लिख सकते हैं, आदि ये लिख सकते हैं बच्चों। आई बात समझ में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन धन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं बच्चों। समझ में आया, पक्का। चलिए अब यहां पर थोड़ी सी और जब गहराई में जाया गया तो निष्कर्ष निकला कि ये जो हाइड्रोजन के धन आयन यानी H+ आयन है, कौन, ये जो H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन के धन आयन है, यह जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, बल्कि जल के एक अणु के साथ, जल के एक अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, क्या, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इस चीज को मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ जो है जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, अर्थात यह जो है जल के एक अणु, क्या, जल के एक अणु अर्थात H2O से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+, क्या, H3O+ जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये बनाता है, अर्थात इस रूप में रहता है। अगर इसके रिएक्शन को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि ये जो H+ होता है, कौन, H+ जो अम्ल जल में घुल करके H+ देता है, ये H+
जल के एक अणु अर्थात H2O से संयोग कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? क्रिया कर लेता है। कैसे क्रिया करता है तो आप आगे ये जानेंगे। ऑक्सीजन के पास होता है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। क्या? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन प्लस या H+ के साथ साझा करता है, जिसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आकर के जुड़ता है और इसके बाद जहां 2 हाइड्रोजन थे अब वहां कितने हो जाते हैं? 3 हाइड्रोजन H3O। चूंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है देता है उस पर प्लस आवेश आता है, अर्थात ऐसा परमाणुओं का समूह बनता है जिसको हम H3O+ कहते हैं बच्चों। और यह जो है हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। बोलो बात समझ में आया? तो हाइड्रोनियम आयन के निर्माण होने के आधार पर एक दूसरे तरह से आप लिख सकते हैं अम्लों का जलीय विलयन का किस प्रकार से आयनाइजेशन होता है, उसको मैं यहां से लिखता हूं। देखिए, जब HCl अर्थात जैसे कि मैंने ये लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं अर्थात H2O में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है क्या? H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है और प्लस Cl-। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो पहले H+ बनता था, अम्ल जल में घुलने से H+ आयन प्रदान जो करते थे देते थे, यह H+ जल के अणु के साथ अब क्रिया करके अब वो क्या बना ले रहे हैं? तो इसका जवाब है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बना ले रहे हैं बच्चों। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक अम्ल को अगर जल में डिसॉल्व करते हैं तो भी क्या होगा बच्चों? H3O+ हाइड्रोनियम आयन बचेगा और प्लस नाइट्रेट आयन बनेगा। H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर आप पानी सबकी नानी मत बोल देना बच्चों, जिंदगानी होता है, जल में घोलते हैं तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन और प्लस जो होता है SO4 2- अर्थात सल्फेट आयन बनता है। तो आप अम्ल की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर से सुनो मेरी बात। वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके या कह सकते हैं आप क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। क्या? हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं बच्चों, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इस चीज को मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं। देखिए, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों कि वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन, क्या? हाइड्रोनियम आयन H3O+ प्रदान करते हैं, बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसा कि ये सभी पदार्थ क्या है बच्चों? जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन प्रदान कर रहे हैं, अर्थात ये सभी क्या है? अम्ल है। कौन है बच्चों? तो इसका जवाब है अम्ल है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आर्हेनियस साहब ने अपने आयनिक सिद्धांत में किस तरह से अम्ल को डिफाइन किया। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। उन्होंने अपने आयनिक सिद्धांत में कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन धनायन अर्थात H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, आदि आप लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आया? अब आगे उन्होंने ये देखा, ये जो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन जल में प्राप्त हो रहे हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, यह जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके एक नया परमाणुओं का समूह बनाते हैं या परमाणुओं का आयनिक समूह बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तब उन्होंने एक अलग तरीके से अम्ल को डिफाइन किया और उन्होंने कहा, क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन, क्या बच्चों? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हुआ सबको? सो इस तरह से अम्ल जो है जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। फटाफट आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत क्या कहता है उस पर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अम्ल जो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के प्रोटानिक संकल्पना, प्रोटान संकल्पना के अनुसार किस तरह से ब्रॉन्स्टेड और लॉरी साहब ने अम्ल को डिफाइन किया। उन्होंने अपने प्रोटानिक संकल्पना के सिद्धांत में ये कहा कि वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटान दे सकते हैं, क्या?
वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या दे सकते हैं बच्चों, प्रोटॉन दे सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सो इस चीज को मैं आपके सामने लिखता हूं, देखिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार। क्या, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बच्चों अपने प्रोटॉनिक सिद्धांत या प्रोटॉनिक संकल्पना के आधार पर अम्ल को क्या डिफाइन किया, कैसे कहा, वो देखते हैं। अम्ल वे पदार्थ, उन्होंने कहा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या, किसी दूसरे पदार्थ को क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं। अर्थात प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देने वाला जो पदार्थ होगा वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और प्रोटॉन जो ग्रहण करने वाला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, या कह सकते हैं बेस कहेंगे, क्षारक कहेंगे बच्चों। क्लियर? सो इस चीज को आप लोग देखिए। पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अम्ल का ही बेसिक चीज जानेंगे, उसके बाद फिर जब हम बेस पे आएंगे तो उसका बेसिक चीज जानेंगे। क्लियर? तो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकता। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी तो इसके पहले आप लोगों ने आपने जब H+ लिखा था, हाइड्रोजन धनायन लिखा था, तब प्रोटॉन नहीं किया, किंतु अभी भी आपने H+ ही लिखा है लेकिन उसको आप प्रोटॉन कह रहे हैं। तो ये जो छोटा सा कंफ्यूजन है इसको आप दूर करिए। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक। ये 1H1 जिसको आप प्रोटियम कहते हैं, पहला समस्थानिक, 1H2 जिसको आप ड्यूटेरियम कहते हैं, दूसरा समस्थानिक, 1H3 जिसको आप ट्राइट्रियम कहते हैं, अर्थात हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में ये जो पहला समस्थानिक है बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के भीतर, किसी भी परमाणु के संगठन के बारे में जब हम जानकारी हासिल करते हैं तो हम पाते हैं परमाणुओं के भीतर 2 क्षेत्र होते हैं। क्या? 2 क्षेत्र। एक होता है परमाणु का नाभिक। क्या? परमाणु का नाभिक जो कि धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो कि एक विद्युत उदासीन कण है तथा दूसरा प्रोटॉन जो कि एक धनावेशित कण है वो उपस्थित होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उस प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। आप लोगों ने 9th में तो अच्छे से ही रट्टा मारा था। चलिए कोई बात नहीं, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? और मजे की बात है कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर कक्षाओं में उतने ही कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर नाभिक में 5 प्रोटॉन है तो नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे। और आप सभी जानते हैं बच्चों, प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इस प्रकार से जितने धनावेश, मान लिया 5 प्रोटॉन तो 5 प्लस, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 माइनस, टोटल कितना होगा, आवेशों का बीजगणितीय योगफल 0 हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, क्या, परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके नाभिक में जितने धनावेशित प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में उतने ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस प्रकार से परमाणुओं के भीतर कुल आवेशों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है बच्चों, 0 होता है, अंडा होता है, 0 होता है, और हम कहते हैं कि वह परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। चलिए ज्यादा आपको जिलेबी नियन नहीं घुमाते हैं, इधर दिखाते हैं आपको, देखिए समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है बच्चों, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक में इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है जो कि धनावेशित कण है, और नाभिक के बाहर कक्षाओं में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऋणावेशित कण है। अब इसको समझना, अगर हाइड्रोजन परमाणु के भीतर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेशित कण निकल जाए, तो हाइड्रोजन परमाणु जो था उदासीन, अब उसके भीतर सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा जो कि क्या है, धनावेशित है। क्या है बच्चों, धनावेशित है। और जब हाइड्रोजन के पहले परमाणु के भीतर से
एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक प्रोटॉन बचता है जो कि धनावेशित होता है, इसलिए हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? H+ से। क्या? तो H+ का मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचा है जिस पर धनावेशित है, इसको इसलिए हम लोग H+ को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटॉन कहते हैं। कुछ समझ में आया? क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से उसके नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचता है जो कि धनावेशित होता है, जिसको हम H+ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? H+ से प्रदर्शित करते हैं। और H+ का मतलब इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए सिर्फ H+ को क्या कहा जा सकता है बच्चों? प्रोटॉन कहा जा सकता है। आई होप ये 2 मिनट का वक्त बर्बाद नहीं जाएगा और आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन अर्थात H+ दे सकते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण इनके क्या हो सकते हैं। जो आर्हेनियस सिद्धांत में जितने एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा है जिसमें H+ प्रदान करते थे उन सभी को आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका संकल्पना क्या है देखिए। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है, जैसे इसको आप पानी में डालते हैं, H2O में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, ये जो HCl होता है, HCl में क्लोरीन जो है, क्या HCl में क्या एक प्रकार का सह संयोजक बंध होता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है जिसको सह संयोजक बंध कहते हैं। क्लोरीन बहुत ही क्या होता है? लुटेरा इंसान। लुटेरा इंसान मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इंसान। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है, जिससे इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और ये Cl- बना लेता है। बेचारा हाइड्रोजन शरीफ इंसान जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन लेकर भाग गया तो इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचे जिसको हम क्या कहेंगे? H+ कहेंगे। अब ये प्रोटॉन अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और एक नया रिश्ता, नया बंध बनेगा जिसको हम H3O+ कहेंगे। और कौन? लुटेरा इंसान Cl- क्लोराइड आयन के रूप में निकल गया। तो HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद जो प्रोटॉन बचा वह प्रोटॉन किसको मिल गया? H2O को मिल गया। अर्थात HCl ने एक प्रोटॉन दिया, किसको दिया? जल को दे दिया, अर्थात ये प्रोटॉन दाता हुआ। और जब ये प्रोटॉन दाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अम्ल कहते हैं, क्योंकि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दे सकते हैं, जो प्रोटॉन दाता होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो इसका जवाब है अम्ल कहेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे चल करके जब कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर है तो उसमें सह संयोजक बंध बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए अगला HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, जब इसको पानी में घोलते हैं तो HNO3 भी क्या करता है? एक प्रोटॉन देता है, किसको? पानी को। H2O को जब एक प्रोटॉन मिलता है तो ये H3O+ बनाता है प्लस नाइट्रेट आयन बनाता है। इसी तरह से इसमें और भी जितना एग्जाम्पल उधर लिखे थे उतना भी लिख सकते हैं। चलो दूसरा ले लेते हैं C6H5OH। इसको जानते हो आप लोग? नहीं जानते? C6H5OH को हम लोग फिनॉल कहते हैं। लिख देता हूं मैं, इसको फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? फिनॉल, PHENOL, फिनॉल कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिनॉल जब जल के अणु के साथ ये आयनित होता है या क्षार के संपर्क में आता है तो ये एक प्रोटॉन देता है। क्या? जैसे ही फिनॉल का किसी क्षारक के साथ आप क्रिया करते हैं तो ये प्रोटॉन देता है, जिससे OH- प्रोटॉन OH- को अगर मिलता है तो H2O जल के अणु का निर्माण करता है और बेचारा C6H5O एंड यहाँ से H+ निकला तो ऑक्सीजन पे माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है फिनाक्साइड आयन। क्या कहलाता है बच्चों? फिनाक्साइड आयन कहलाता है। ठीक है, कक्षा 12 का केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक मिलेगा जिस चैप्टर का नाम होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसमें आप लोग पढ़ेंगे बच्चों कि फिनॉल इज द मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू एल्कोहल। जो फिनॉल होता है ना, ये एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। उसका रीजन क्या है? बड़े मैकेनिज्म के साथ वो चीज आपको सीखने को मिल सकती है। तो फिनॉल एक अम्लीय पदार्थ है या अम्ल है जो दूसरे पदार्थ को H+ दे सकता है और खुद एक आयनों में टूट जाएगा, जिसको हम फिनाक्साइड आयन कहते हैं।
और भी लिख सकते हैं, और भी लिखने में जैसे मान लिया NH4+, ठीक है, अमोनियम आयन इसको कहते हैं। अमोनियम आयन जब बच्चों जल अर्थात H2O के संपर्क में आता है या जल में घोला जाता है तो ये क्या, ये भी प्रोटॉन दान करता है। प्रोटॉन दान करने से H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब NH4 ने एक H+ को दान किया, अगर प्रोटॉन को दान किया तो बनता है क्या, NH3। क्या बनता है बच्चों, NH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। लल्ला क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सभी पदार्थ हैं ये दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन अर्थात H+ दे रहे हैं, इसलिए ये सभी पदार्थ लॉरी ब्रांस्टर लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो फटाफट आप लोग क्या करो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अम्लों के सामान्य गुणधर्म क्या है उस टॉपिक पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए बच्चों, अब आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइए, अम्लों का सामान्य गुणधर्म। क्या, अम्लों का सामान्य गुणधर्म। सो चलिए बच्चों देखते हैं अम्ल के सामान्य गुणधर्म क्या है। हम लोग बचपन में क्या, बचपन में जब कहीं आंवला लेकर आते थे, इमली खाते थे या फिर कच्चे आम खाते थे तो वो कैसा होता था, खट्टा। कैसा, खट्टा होता था, यानी श्योर एंड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि वह जो खट्टा होता था, खट्टापन उस फल में होता था, किसकी वजह से, तो इसका जवाब है किसी ना किसी अम्ल की वजह से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये तो बहुत बचपन से ही आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। तो पहला सामान्य गुणधर्म आप लिख सकते हो कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरी चीज कि अम्ल जो प्रबल अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। क्या, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब कि अगर प्रबल अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि ये प्रबल अम्ल जो हैं, सांद्र अम्ल, अगर आपकी त्वचा पर, आपके कपड़े पर, कागज पर अगर गिर जाएं तो आपके त्वचे को, कपड़े को, कागज को आदि को क्या कर सकते हैं, जलाकर नष्ट कर सकते हैं। तो प्रबल अम्ल जो है अगर हमारी त्वचा, कपड़े आदि पर पड़ जाए तो उसको जलाकर नष्ट कर सकते हैं, अर्थात ये प्रबल संक्षारक होते हैं। इट मींस दैट हम ये कह सकते हैं कि अम्ल जो प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होता है। बोलो बात समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। अगली चीज जो आप लिख सकते हैं कि अम्ल जो है जलीय विलयन में हाइड्रोनियम H+ आयन। तो अभी आपने देखा तीसरा वाला हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुल करके H+ आयन या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन देते हैं। चौथी बात जो आप ध्यान में रखेंगे वो ये है कि अम्ल का जलीय विलयन। क्या, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। पांचवा, अम्ल जो होते हैं बच्चों वो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ये एक नई चीज है जिसको आप लिटमस पेपर कहते हैं। आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सूचक। क्या, सूचक क्या होता है, जिसमें हल्दी वगैरह का भी हम लोग इस्तेमाल करके ये बताएंगे बच्चों कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है और लवण कौन है। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए पीएच स्केल जो सोरेनसन ने दिया था उसका भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कब किसी पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं या क्षार कहते हैं। क्लियर होता है। लेकिन तब तक जो मैंने आप सबको बताया उस सभी सामान्य गुणधर्म को मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूं। देखिए, ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, ये कुछ 5 शुभ अंक लेकर के 5 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा है। अब एक एक को क्लेरिफाई करता हूं, जैसा कि पहले भी मैंने आपके सामने किया। पहली चीज, अम्ल का जो सामान्य गुणधर्म है बच्चों वो ये है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, ये तो आप सभी जानते ही जानते हो। क्लियर। दूसरी चीज, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर का, यह एक सूचक होता है, लिटमस पेपर या लिटमस विलयन। अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाया जाए या अम्लों के जलीय विलयन में डुबाया जाए तो नीला लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है और वह कैसा हो जाता है बच्चों, तो इसका जवाब है लाल हो जाता है। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली आपके सामने यही करके दिखाएंगे। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं बच्चों। तीसरी बात,
प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल संक्षारक का मतलब अगर प्रबल अम्ल हमारी आपके त्वचा पर, कपड़े पर, कागज पे पड़ जाए तो उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, जला सकते हैं, जलाकर नष्ट कर सकते हैं। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और चौथी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि अम्लों का जलीय विलयन, क्या अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और मजे की बात है कि जो अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, यह किसके कारण होता है? आप सभी जानते हो बच्चों, किसी भी पदार्थ में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, धातुओं में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किनके कारण होता है, मतलब आवेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो इसका जवाब है सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। घबराना नहीं, फिजिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो लाजवाब और लल्लन टाप तरीके से पढ़ेंगे कि किसी भी चालक तार में, क्या किसी भी चालक तार या धातुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह करने वाला जो कारक होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में या भीगी हुई वस्तुओं में या मनुष्य के शरीर में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका जवाब है मुक्त आयन। क्या बच्चों? मुक्त आयन। तो याद रखना, बड़े पैमाने पर, क्या बड़े पैमाने पर किसी भी वस्तु या पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाह हो सकती है तो वो दो कारणों से हो सकती है। पहला, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा उसमें मुक्त आयन हो। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है तो शायद वो विद्युत धारा का सुचालक नहीं करेगा, वह क्या होगा? कुचालक कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा। बच्चों क्लियर? तो जो अम्लों की जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वह किसके कारण होती है? तो इसका जवाब है मुक्त आयन H3O+ या लिख सकते हैं मुक्त आयन हाइड्रोजन आयन या H+ आयन के कारण। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। पांचवा जो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी अम्ल को तनुकृत करें, क्या अम्ल को तनुकृत करें, तनुकृत करना मतलब कि अगर अम्ल का हम जलीय विलयन बनाना चाह रहे हैं, क्या अम्ल का जलीय विलयन, ये हमारे पास क्या है? परख नली समझ सकते हो। इस परख नली में हमें अम्ल का जलीय विलयन बनाना है। तो जैसे ही अम्ल को पानी में, ये मैंने अगर पानी ले लिया है बच्चों, क्या पानी ले लिया है, तो अम्ल को जैसे ही पानी में डालेंगे तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और अभी पिछले वाले चैप्टर में देखो, पिछले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ करके आए हो कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए या क्रिया करवाया जाए, अगर उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होने लगे, ऊष्मा उत्पन्न होने लगे, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बच्चों बहुत ही लाजवाब और कई सारे उदाहरण देकर के मैंने आपको वहां पर क्लैरिफाई किया है। किसमें? चैप्टर नंबर 1 में। तो अम्लों को जल में घोलने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सावधान रहिएगा, किसी भी अम्ल का जलीय विलयन बनाने के लिए हाथ में परख नली को लेकर के अम्ल को खचाखच मिलाते जा रहे हो, ऐसा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। परख नली या तो टूट भी सकती है या अचानक से बड़े पैमाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होने से आप जल सकते हैं, आपका हाथ क्या हो सकता है? जल सकता है। बच्चों तब यहाँ पर एक निर्देश दिया जाता है, क्या यहाँ पर एक सावधानी बरती जाती है बच्चों कि याद रखना मेरी बात को। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा इस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? सो देखिए क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपके सामने दो परख नली है। एक परख नली में मैंने जल लिया है, पानी लिया है, और दूसरे में अम्ल है। क्या है? अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल हमने क्या किया है? ले लिया है। अब अम्ल का तनु विलयन बनाना। तनु विलयन का मतलब होता है कि अम्ल को तनुकृत करना। तनुकृत का मतलब अम्ल का जलीय विलयन बनाना। अम्ल का जलीय विलयन बनाने में अगर जल को अम्ल में डाल देंगे तब भी अम्ल का जलीय विलयन बनेगा, अगर अम्ल को जल में डाल देंगे तब भी बनेगा, जल को अम्ल में डाल देंगे तब भी बनेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि एनसीईआरटी पर इस कॉन्सेप्ट पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसलिए मैं बहुत ही ध्यान को केंद्रित करके यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अम्ल को तनुकृत करने के लिए कभी भी परख नली में अम्ल लेकर उसमें डायरेक्ट जल को नहीं डालना चाहिए। क्या?
किसी भी परख नली में अम्ल ले करके उसमें एकाएक पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से अचानक बहुत बड़े पैमाने पर यहां ऊष्मा उत्सर्जित होगी, जिससे आपका हाथ जल सकता है। करते क्या है बच्चों कि अगर हमें अम्ल का जली विलयन या कह सकते हैं तनु विलयन बनाना है तो परख नली में जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए और उसमें क्या करिए, थोड़ा थोड़ा करके, क्या, बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाते रहिए और उस परख नली को या कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब को टेस्ट होल्डर के माध्यम से पकड़कर धीरे धीरे उसको हिलाते रहिए। क्लियर होता है सबको? तो अगर आप किसी परख नली में, ठीक है, किसी परख नली में पानी लेकर के अम्ल को थोड़ा थोड़ा मिलाइए और उसको हिलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा मिलाइए और हिलाते रहिए। ऐसा करने से एकाएक बड़े पैमाने पर ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होगी, और यदि एकाएक बड़े पैमाने पर ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होगी तो आपके जलने की जो संभावना है ये बहुत हद तक क्या होगी बच्चों, दूर हो जाएगी और अम्ल का जली विलयन भी प्राप्त हो जाएगा। तो 100 बात की एक बात की अम्ल का जली विलयन बनाने के लिए अम्ल में अचानक पानी को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते रहिए और उसको हिलाते रहिए, जिसके बाद आसानी से आप अम्ल का जली विलयन तनु विलयन प्राप्त कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? तो अम्लों को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अतः यह क्या है बच्चों, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और इसकी सावधानी किस तरह से आपको रखनी है ये बात मैंने आपको समझा ही दिया। चलो मैं लिख भी देता हूं, देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, नोट में लिख दिया है, अम्ल को तनुकृत, क्या, अम्ल को तनुकृत करने के लिए उनमें कभी भी, क्या, अम्ल में कभी भी जल को एकाएक नहीं मिलाना चाहिए, एकाएक नहीं मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिससे एकाएक ऊष्मा उत्पन्न होने से आपका हाथ जल सकता है। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, बल्कि जल में, किसमें, जल में अम्ल को बूंद बूंद करके, क्या, बूंद बूंद धीरे धीरे क्या करते हैं, मिलाते हैं तथा हिलाते रहना चाहिए। ऐसा करने से एकाएक बड़े पैमाने पर ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होगी, अर्थात आप जलने से क्या होंगे, बच जाएंगे तथा आपका जो अम्ल का जली विलयन है वो भी क्या होगा बच्चा लोग, प्राप्त हो जाएगा। सो आई होप अम्लों का जो सामान्य गुणधर्म है इसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए हैं बच्चों। उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके इन्हीं सामान्य गुणधर्म में लिखा हुआ है। सो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों इस चीज से आप ये अनुमान लगा पा रहे होंगे, अगर पहले वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से तैयार है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस चैप्टर को पढ़ने समझने में बहुत हद तक उसका क्या होगा, मदद मिलेगा और आसानी से लाजवाब तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो इन सभी आगे वाले चैप्टर की जो बुनियाद है, जड़ है, वो पहले चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, जितनी सारी चीजें हैं उनको मैंने बहुत ही बखूबी तरीके से समझाया है, पढ़ाया है और लिखवाया भी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर आएंगे, जिसके बाद आपको ये चीजें एकदम आसान और लाजवाब लगेंगे। क्लियर होता है सबको? सो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने अम्लों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अर्थात रासायनिक गुणधर्म उसको लेकर के आपके सामने होते हैं हाजिर। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।